नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय झाड़ोल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। समाजशास्त्र विषय की इस सीरीज में हमने पिछले लेसन में पढ़ा था अगस्त काम्टे का योगदान। आज हम जानेंगे हर्बर्ट स्पेंसर का योगदान। हर्बर्ट स्पेंसर का कार्यकाल 1820 से 1903 के बीच में रहता है। काम्टे के द्वारा प्रतिपादित समाजशास्त्र विषय के विकास के कार्य को हर्बर्ट स्पेंसर ने आगे बढ़ाया। तो ऐसा माना जाता है कि काम्टे ने जिस समाजशास्त्र का चित्र बनाया उसमें रंग तो हर्बर्ट स्पेंसर ने ही भरे हैं। काम्टे की भांति हर्बर्ट स्पेंसर ने भी समाज के एक समग्र अध्ययन पर बल दिया। आपने मानव समाज की व्याख्या एक ऐसे जीव के रूप में की है जो धीरे धीरे विकसित होकर एक जटिल व्यवस्था बन जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र के विकास में जो योगदान दिया है उसे हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य संबंधी विचार, उनके समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र संबंधी विचार, जैविक के उपागमों का मानवीय समाज की व्याख्या में प्रयोग आदि। तो अब हम जानेंगे समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य संबंधी विचार। जिस प्रकार हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्रीय अध्ययन के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि समाज के विभिन्न अंगों को स्वतंत्र अध्ययन करने की अपेक्षा और उसके अंगों का समग्र अध्ययन हमें करना चाहिए। उनका ये कहना था कि पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के द्वारा ही हम समाज को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इनके अनुसार समाज के विभिन्न अंगों की पारस्परिक निर्भरता प्रकार्यात्मक होती है और समाज का प्रत्येक अंग अलग अलग कार्य करता है जो संपूर्ण समाज के समग्र कल्याण के लिए आवश्यक माना जाता है। आज भी समाजशास्त्र में प्रकार्यवाद समाज संप्रदाय हर्बर्ट स्पेंसर के इस प्रकार्यात्मक पारस्परिक निर्भरता के विचार को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए आधारभूत मानता है। अब हम जानेंगे समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को बढ़ाने में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी को के 3 खंडों में प्रकाशित किया और इसमें उन्होंने ये बताया कि समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में हमें किन किन विषयों को शामिल किया जाना चाहिए। इस कड़ी में उन्होंने बताया कि परिवार, राजनीति, धर्म, सामाजिक नियंत्रण, उद्योग आदि सभी को समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में हमें शामिल करना है तथा इसके साथ साथ उन्होंने कुछ अन्य अतिरिक्त विषय भी बताए हैं, जैसे समाजशास्त्र में समितियों को, समुदायों को, सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक स्तरीकरण, ज्ञान का समाजशास्त्र, विज्ञान का समाजशास्त्र, कला का समाजशास्त्र, संगीत का समाजशास्त्र आदि अन्य भी अनेक अध्ययन क्षेत्रों को उन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत सम्मिलित किया है। जैविक के उपागमों का मानवीय समाज की व्याख्या में प्रयोग। हर्बर्ट स्पेंसर पर जीव विज्ञान तथा डार्विन का विशेष प्रभाव था। उन्होंने डार्विन के उद्विकास का सिद्धांत या सामाजिक उत्तरजीविता का सिद्धांत था, उसके आधार पर उन्होंने सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक स्तरीकरण, अनुकूलन आदि की व्याख्या हर्बर्ट स्पेंसर ने जैविक के उपागमों के आधार पर की। सामाजिक डार्विनवाद या सामाजिक परिवर्तन की उद्विकासीय प्रवृत्ति। हर्बर्ट स्पेंसर की ये मान्यता थी कि सामाजिक संरचना और सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन की प्रक्रिया जीव जगत की भांति उद्विकासीय प्रवृत्ति की जैसी ही होती है। मानवीय समाज भी डार्विन के प्राकृतिक पर्यावरण नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया के सिद्धांत के तरह उद्विकासीय प्रक्रिया से होकर ही गुजरता है। समाजशास्त्र में हर्बर्ट स्पेंसर ने ही सबसे पहले ये स्थापित किया कि मानवीय समाजों में भी परिवर्तन प्राकृतिक नियमों के सिद्धांतों की भांति उद्विकास होता है। आपके अनुसार मानव समाज में भी प्राकृतिक पर्यावरण यानी कि योग्यतम की उत्तरजीविता के प्रमाणों को हम देख सकते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर का ये कहना है कि जिस प्रकार से प्राकृतिक पर्यावरण के सिद्धांत के अनुसार मात्र बलिष्ठ जीव ही बचते हैं और जीवित रहते हैं तथा उनके वंश की वृद्धि होती है, उसी अनुसार मानव समाज जो अपने पर्यावरण के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेता है
या अनुकूलन कर लेता है वह समाज ही अधिक लंबी अवधि के लिए इस पर्यावरण में जीवित रहते हैं। इसके विपरीत जो समाज अपने पर्यावरण से अनुकूलन नहीं कर पाते हैं वे इस प्रतिस्पर्धा में असमर्थ होते हैं। वे अंततः लुप्त या नष्ट हो जाते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर की सामाजिक उद्विकासीय अवधारणाएं अनेक प्रकार से डार्विन के जैविकीय उद्विकासीय सिद्धांत के समान होने के कारण आपके सिद्धांत के सामाजिक डार्विनवाद कहा जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण मानवीय उद्विकासीय प्रगति का एक स्वाभाविक परिणाम है। आपने ये भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि योग्यतम की उत्तरजीविता या प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष मात्र प्रारंभ के लड़ाकू समाजों में ही हमें देखने को मिलता था। इन्होंने ये कहा कि विकसित एवं अत्यंत उन्नत औद्योगिक समाजों में हमें सहयोग, समझौतावादी लक्षण आदि हमें देखने को मिलते हैं। ये नए कि लड़ाकू समाजों में जैसे संघर्ष या आक्रामक व्यवहार देखने को मिलते हैं। अब हम जानेंगे आंतरिक विभेदीकरण और एकीकरण। हर्बर्ट स्पेंसर ने यह बताया कि सामाजिक व्यवस्था में भी जैविक व्यवस्थाओं की भांति आंतरिक विभेदीकरण और एकीकरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से ही समाज पर्यावरण के साथ अपना अनुकूलन करता है और सामाजिक विभेदीकरण सरलता से जटिलता की ओर, सरल विभेदीकरण से जटिल विभेदीकरण की ओर, न्यून निपुणता से पूर्ण निपुणता की ओर तथा समानता से विषमता की ओर निरंतर प्रक्रिया के रूप में चलता रहता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने इस प्रकार के एक समाजशास्त्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर के इसे एक विज्ञान बनाने का बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है। अब हम आगे जानेंगे अगले अध्याय में कार्ल मार्क्स का योगदान। धन्यवाद। इसके बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।